तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अब लेंस। हम लोग मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लेंस। तो लेंस क्या है? लेंस का मतलब है सिस्टम हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस विद एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी स्फेरिकल। लेंस का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बार रिफ्रैक्शन होगा, मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, लेकिन उनमें से कम एक कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। मतलब अगर दोनों सरफेस प्लेन हो गई तो उसे मैं लेंस नहीं बोलूँगा। ध्यान से देखो, इसमें भी दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, लेकिन इसको लेंस नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें कोई भी स्फेरिकल नहीं है। लेंस तब बोलेंगे जब दोनों दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक बार एक स्फेरिकल सरफेस हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल। यहाँ पे देखोगे एक प्लेन एक स्फेरिकल, ये भी लेंस है। ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस, तो ये दोनों लेंस नहीं है, ये तीनों लेंस हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर? अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये है थिक लेंस, इस लेंस की थिकनेस है, कुछ थिकनेस, तो ये है थिक लेंस, जबकि ये दोनों क्या हैं? थिन लेंस, इनकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो ये है थिन लेंस। आगे बढ़े? तो बेटा थिन लेंस हमें पढ़ना है मोस्टली। थिन लेंस हमारे मतलब थिक लेंस भी पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, बट मोस्टली थिन लेंस आता है। अब लेंस मैंने बनाया है, एक ये सरफेस एक ये सरफेस। ध्यान से देखो, अगर इधर से देखता हूँ या इधर से जाता हूँ तो ये कौन सी सरफेस है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? इधर से देखो, इधर से कॉन्वेक्स, और इधर से देखूँ तो भी कॉन्वेक्स। मतलब उधर से देखा तो भी कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर से देखा तो भी कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसका मतलब इसको कौन सा लेंस बोलूँगा? कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? बाई कॉन्वेक्स लेंस या डायरेक्टली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस ही बोल सकते हैं या डायरेक्टली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इसमें देखो, इधर से देखूं तो कॉनकेव और इधर से देखूं तो भी कॉनकेव, तो इसको वाई कॉनकेव बोलो या कॉनकेव बोलो, एक ही बात है। इसको देखो, इधर से देखूं प्लेन, इधर से देखूं कॉन्वेक्स, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको देखो, यहाँ से देखूंगा प्लेन, यहाँ से देखूंगा कॉनकेव, तो ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसको देखो, यहाँ से देखूंगा कॉन्वेक्स, यहाँ से देखूंगा कॉनकेव, तो ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, एक ही बात है। चाहे कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलो या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलो, एक ही बात है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लूँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लूँ, तो खुद लॉजिकली सोच के बताओ R1 R2 में कौन बड़ा होगा? R2 हैं? R1 बड़ा। इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, दोनों में से बड़ा कौन होगा? R1 बड़ा होगा। सर्किल बना के देख सकते हो ना? यस सर। अरे ये वाला जो है कम घुमा हुआ है, ये वाला R1 वाला जो है वो कम घुमा हुआ है, ये ज़्यादा घुमा हुआ है। क्लियर है?
सर्किल सर्किल बना के देखो, अगर R1 वाला सर्किल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, R2 वाला बनाओगे तो ऐसा बनेगा, है कि नहीं? तो मतलब R2 छोटा होगा, R1 बड़ा होगा। आगे बढ़े। पहले हम बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मान लो ये लेंस हो गया, हमें पता है कि रे यहाँ से भी आ सकती है, रे यहाँ से भी आ सकती है। लेंस में या रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रे कहीं से भी आ सकती है। मिरर में तो फिक्स होता था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर से रे आनी चाहिए, लेकिन लेंस में तो कहीं से भी आ सकती है। तो मान लो ये लेंस है, रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। अब बेटा जब इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो पहले जिस सरफेस पे गिरेगी या पहले जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा उसको मैं 1 बोल रहा हूँ। उसको क्या बोल रहा हूँ? 1। और बाद में जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा उसको क्या बोल रहा हूँ? 2। तो पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, इसको 1 बोल दिया, बाद में इससे रिफ्रैक्शन होगा, इसको 2 बोल दिया। क्लियर है? और चूंकि राइट में जा रही है तो राइट की तरफ पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव होता है। पानी ना, पानी हमारे बैग में रखिए, बैग में, हमारे बैग में रखिए चाबी। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है। मतलब जैसे मिरर में क्या बोलते थे? पी, पोल। मिरर में क्या बोलते थे? पोल। यहाँ पे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के केस में बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या उधर होगा? इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा C1, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C2। 1 का C1, 2 का C2। ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस। सही है? इस लाइन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, लाइन को बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। अब अगर राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या इस केस में R1 पॉजिटिव हो गया, R2 नेगेटिव हो गया? डिस्टेंस हमेशा O से मेजर करनी है। R1 पॉजिटिव हो गया, R2 नेगेटिव हो गया। और अगर R1 बराबर R2 हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर कॉन्वेक्स लेंस में R1 R2 दोनों बराबर हो जाएं तो उसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखें, बाई कॉनकेव लेंस, या उसे हम कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं। बाई कॉनकेव या कॉनकेव, तो ये बाई कॉनकेव लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है। पहले इस पर रिफ्रैक्शन होगा, ये 1 हो गया, बाद में इस पर रिफ्रैक्शन होगा, ये 2 हो गया। राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C1, 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा C2। तो R1 क्या हो गया? नेगेटिव। R2 क्या हो गया? पॉजिटिव। और अगर दोनों का रेडियस सेम हो तो उसे कहते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। अब आता है बेटा, जैसे मिरर के केस में हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था R/2, ये पढ़ा था मिरर में। तो लेंस के केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए एक हमारे पास है फॉर्मूला, उसे कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस के केस में फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है उसे कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। लेंस की फोकल लेंथ निकालने के काम आता है, लेकिन ये तब काम आता है जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम कैसा हो? सेम। लेंस मेकर्स फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो। तो टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला याद होना चाहिए।
1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना है 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं जो कि हमें साइन के साथ रखने हैं। R1 R2 को जब फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे? साइन के साथ। फैफ फोकल लेंथ हो गई। म्यू आर ध्यान से देखना, म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। यहाँ तक बेटा कोई डाउट, कोई बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हमने पहले पढ़ा था कि मिरर की फोकल लेंथ होती है R/2 जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि म्यू पे डिपेंड कर रही है ना सराउंडिंग मीडियम पे। लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर एयर में रखा हुआ है, लेंस को उठा के पानी में ले जाऊंगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। मीडियम पे फोकल लेंथ लेंस की डिपेंड करती है। आगे बढ़े। अब बेटा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? तुमने अभी तक पढ़ा होगा कि सर कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। सही बोल रहा हूं मैं? यही पढ़ा है तुमने अभी तक कि सर कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, लेकिन ये गलत है। ऐसा बोलना गलत है, ये हमेशा सही नहीं है। कन्वर्जिंग का मतलब तो केवल इतना होता है कि अगर पैरेलल रेज आएं, तो उनको कहीं कन्वर्ज कर दे। ये फोकस बोलते हैं इसे। ये फोकल लेंथ हो गई। कोई भी लेंस हो, अगर पैरेलल रेज आएं उसको इस तरह से कन्वर्ज कर दे, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये फोकल लेंथ हो गई, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव हो गया, इंसिडेंट रे राइट में है तो राइट में पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हो गई इसकी पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब बस यही तुम्हें याद रखना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव। कोई सा भी लेंस हो, अगर उसकी उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो वो कन्वर्जिंग है। अब तुम बोलोगे सर क्या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग हो सकता है, देखेंगे आगे अपन कैसे अभी। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में हमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं पता चलेगा। कन्वर्जिंग का मतलब है फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग का मतलब है फोकल लेंथ नेगेटिव। रेज आई, उनको डाइवर्ज कर दिया, ये फोकस हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। कोई डाउट? नेक्स्ट देखें, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? वो नहीं बोलना है, देखते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। बट ये पक्का ही कॉन्वेक्स है, ये पक्का ही कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू1 बोल दिया। जो लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू1 बोल दिया और सराउंडिंग का म्यू2 बोल दिया। दोनों तरफ सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू2। इधर से रे आ रही है, इधर से रे आ रही है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सोच के देखना, उधर से रे आती तो ये 1 ये 2 हो जाता। मैंने क्या बोला? रे जिस पे पहले गिरेगी वो 1, जिस पे बाद में गिरेगी वो 2। तो इधर से रे आ रही है तो ये 1 ये 2 हो गया। इंसिडेंट रे ऐसे है तो राइट में ही पॉजिटिव ले लिया। अगर राइट में पॉजिटिव ले रहे हो, अब ध्यान से देखना, R1 क्या हो जाएगा? R1 1 का सेंटर, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, क्योंकि 1 का सेंटर उधर होगा, 2 का सेंटर इधर होगा। तो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव।
फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 एंड म्यू आर क्या होता है म्यू आर म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग मतलब म्यू 1 अपॉन म्यू 2 यस सर। म्यू 1 अपॉन म्यू 2। अब देखना अगर म्यू 1 बड़ा है म्यू 2 से, अगर म्यू 1 बड़ा है म्यू 2 से मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो बेटा म्यू आर क्या हो गया 1 से बड़ा, क्योंकि म्यू आर होता है म्यू 1 अपॉन म्यू 2। म्यू 1 बड़ा है तो म्यू आर 1 से बड़ा हो गया, और अगर म्यू आर 1 से बड़ा हो गया तो ये चीज़ कैसी हो गई पॉजिटिव। और यहाँ देखना R1 तो पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ कैसी हो गई पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई मतलब कन्वर्जिंग लेंस बन गया। और अगर इसी लेंस में म्यू 1 छोटा होता म्यू 2 से, हाँ अगर म्यू 1 छोटा हो जाए म्यू 2 से तो म्यू आर लेस देन 1 हो गया। म्यू आर लेस देन 1 पे ये चीज़ नेगेटिव आ गई, ये तो पॉजिटिव ही है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ गई, मतलब लेंस कैसा बन गया डाइवर्जिंग। सर तो जनरली जब हम रीडिंग लेंस लेते हैं तो हमारा मीडियम बाहर का एयर होता है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। हाँ in reality convex lens can behave as a converging lens as well as diverging lens. It all depends on the surrounding medium. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करेगा कि लेंस कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो कन्वर्जिंग है, और सराउंडिंग का ज़्यादा है तो डाइवर्जिंग है। क्या बात समझ में आ गई? वही सेम चीज़ कॉनकेव के लिए बात करते हैं। ये कॉनकेव लेंस हो गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, सराउंडिंग का म्यू 2, यहाँ से रेज आ रही है, ये 1 ये 2 हो गया। इस केस में R1 R2 देखो, इसका सेंटर इधर तो R1 नेगेटिव, इसका सेंटर उधर तो R2 पॉजिटिव। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर म्यू 1 बड़ा हुआ म्यू 2 से, म्यू 1 बड़ा हुआ म्यू 2 से तो म्यू आर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। म्यू आर 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ देखें R1 नेगेटिव है R2 पॉजिटिव है, तो ये चीज़ कैसी है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। और अगर म्यू 1 छोटा होगा तो कन्वर्जिंग। मतलब कॉनकेव लेंस, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डाइवर्जिंग है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये कन्वर्जिंग है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। लेकिन रियल लाइफ में देखें, नॉर्मली देखें तो नॉर्मली लेंस बने होते हैं ग्लास के, नॉर्मली लेंस बने होते हैं ग्लास के और एयर में रखे होते हैं, मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का 1.5। मतलब इन नॉर्मल केसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। इसलिए हम अभी तक ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग और कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग। लेकिन क्या हमेशा ट्रू है? क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं। अगर सराउंडिंग मीडियम बड़ा हो जाएगा तो कहानी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर बेटा? क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉनकेव लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इधर से रे आ रही है, इधर से, इसका रेडियस 60 उसका रेडियस 90। तो बताओ लेंस की फोकल लेंथ कितनी? तो बेटा इधर से रे आ रही है तो रे जिस पे पहले गिरेगी उसको 1 बोलोगे, जिस पे बाद में गिरेगी उसको 2 बोलोगे, और इंसिडेंट रेज मूविंग टूवर्ड्स राइट तो राइट वाला पॉजिटिव। अब R1 लिखोगे -60 और R2 लिखोगे +90, और म्यू लेंस 6 है और सराउंडिंग का 3 है, तो म्यू आर कितना हो गया? म्यू आर 2, 6/3। म्यू आर होता है लेंस अपॉन सराउंडिंग, तो म्यू आर हो गया 2।
इन वैल्यूज़ को उठा के 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 प्लेस कर दिया, तो फोकल लेंथ आ रही है -36। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब लेंस कैसा बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब लेंस इज डाइवर्जिंग। अगला, अब देखो रे इधर से आ रही है तो फोकल लेंथ -36, अगर रे इधर से आती तो फोकल लेंथ फिर -36 ही +36। अगर रे इधर से आ रही है तो फोकल लेंथ -36, अगर रे इधर से आती तो +36 निकाल के देखो, माइनस ही आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से डाइवर्जिंग है उधर से कन्वर्जिंग बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर उधर से डाइवर्जिंग है तो इधर से भी डाइवर्जिंग है, सेम ही बात है। करके देखो, इधर से रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। R1 की जगह माइनस, अब जब इधर से आएगी तो उधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। R1 बराबर -90, R2 करके देखो तुम, यही आएगा आंसर। करके देखो एक बार, खुद से करके देखो। यस सही है। इधर से रे निकालो, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से R1 R2 वैल्यू रखो, सॉल्व करके आंसर यही आएगा। मतलब लेंस की फोकल लेंथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करती, कहीं से भी देखो वही आएगा वो तो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज सेम। लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एक लेंस है, कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, इसका म्यू 2 है, सराउंडिंग का म्यू 5 है। इधर से रे आ रही है, रे कहीं से भी है फर्क नहीं पड़ता, वैसे फोकल लेंथ सेम रहती है। मान लो इधर से आ रही है, ये 1 ये 2 हो गया, रेडियस 60 है, फोकल लेंथ बताओ। -100 अच्छा -100 ठीक है। प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस ही आएगा। -100 आएगा। हाँ देखो, इधर से रे आ रही है तो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, राइट की तरफ पॉजिटिव लेना है। क्या R1 हो गया इन्फिनिटी? प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। R1 हो गया इनफाइनाइट, R2 हो गया -60। R2 क्या हो गया? अब म्यू आर क्या हो गया? 2/5। म्यू आर क्या हो गया? 2/5। वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, 1/f इक्वल टू म्यू आर -1 1/r1 माइनस 1/r2 साइन के साथ सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ आ रही है -100 सेंटीमीटर, नेगेटिव आ रहा है तो डाइवर्जिंग। क्लियर है? यस। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब बेटा जैसे मिरर में पढ़ा था वही सेम चीज़ लेंस में पढ़ लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। लेकिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और फॉर्मूले में u v f तीनों को कैसे रखना है? साइन के साथ। जैसे मिरर में पढ़ा था हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्मॉल m HI/H तो डेफिनेशन है इसकी, वो तो हमेशा वैलिड होता है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m HI/H इन केस ऑफ मिरर दिस इज इक्वल टू -v/u, याद है? माइनस v/u, u/u माइनस f, v माइनस f/v, याद है? फॉर्मूले नहीं है? यस सर। तो यहाँ भी ऐसे ही फॉर्मूले हैं। सॉरी, f/f माइनस u, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था? इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन इज -v/u और f/f माइनस u और f माइनस v/f, ये फॉर्मूला था। इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन विच इज HI/HO इज इक्वल टू v/u या f/f प्लस u या f माइनस v/f।
मतलब ये तो सेम है। मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। जो मिरर के लिए फॉर्मूला लिखा था पूरा, उसमें बस u की जगह -u रख दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा लेंस का। v में कोई चेंज मत करो, बस मिरर के फॉर्मूले में u की जगह -u रख दो बस, तो लेंस के फॉर्मूले आ जाएंगे। करके देखो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। मिरर के फॉर्मूले में u की जगह -u रख दो तो लेंस के फॉर्मूले आ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, जो कि li/lo होता था, लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा v/डेल्टा u होता था, और अगर lo छोटा होता है तो ml बराबर dv/du हमने पढ़ा था। मिरर के केस में हमने पढ़ा था ml बराबर -m², लेंस के केस में ml बराबर होता है +m²। मतलब इमेज हमेशा लॉन्गिट्यूडिनली इरेक्ट बनती है। लेंस के केस में इमेज हमेशा लॉन्गिट्यूडिनली इरेक्ट बनती है। ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला मिरर में पढ़ा था -1/f, लेंस में होता है 1/f। कोई भी डाउट? फिर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, मिरर में भी यही था, सेम टू सेम। जब ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, है ना। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, अब तुम्हें मिरर के फॉर्मूले याद नहीं है तो उसमें अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला था रिवाइज करके आना, सेम टू सेम चलेगा, जैसा मिरर में वैसा लेंस में। तो जब ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस तो सेम यही फॉर्मूला था, यहाँ भी वही है। यहाँ पे बात करें, यहाँ भी सेम था। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, तो ये फॉर्मूला सेम था, लेकिन मिरर के केस में ml होता था -m², लेंस के केस में ml होता है +m²। क्वेश्चन देखें, कौन सा लेंस है? कॉनकेव रो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये लेंस है। इसका रेडियस 30 दिया हुआ है, इसका रेडियस 60 दिया हुआ है, μ2 है, सराउंडिंग का μ4 है। 180 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 2 mm। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, देखो बेटा, अब सब लोग इधर देखना, जितना सॉल्व हो गया ठीक है। इधर से रे आ रही है तो यही डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। R1 हो गया +30 और R2 हो गया +60। म्यू लेंस हो गया 2, म्यू सराउंडिंग 4, तो μr हो गया 2/4 1/2। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ 1/f = μr -1 1/r1 -1/r2। सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, फोकल लेंथ आ गया -120 सेंटीमीटर। मतलब ये भी पता चल रहा है कि लेंस डाइवर्जिंग है। अब लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। v निकालना है, u की जगह -180 और फोकल लेंथ की जगह -120। सॉल्व करेंगे, v बराबर आ रहा है -72 सेंटीमीटर। इमेज रियल वर्चुअल? हाँ भाई, v नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज यहाँ बन रही है, रेज तो यहाँ चली गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज तो इधर चली गई, इमेज वहाँ बन रही है, तो इमेज वर्चुअल। कोई डाउट बता? अब हाइट ऑफ पोजीशन आ गया, नेचर आ गया, साइज बताना है, हाइट बतानी है इमेज की। 0.8 m बराबर HI/HO। मैग्निफिकेशन V/U होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? V/U। V -72 है, U -180 है, 2/5। इरेक्ट इमेज है, पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इमेज इरेक्ट है। और m बराबर HI/HO, तो m है 2/5, HO है 2, तो HI आ गया 4/5 mm। डिमिनिश्ड, छोटी है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है।
कोई भी डाउट? बिल्कुल जैसे क्वेश्चन मिरर में किए थे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। मिरर के सारे क्वेश्चन डाटा वही लेके दोबारा से करा सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। आगे बढ़ूँ? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे। आगे बात करें रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के नियम। क्या क्या नियम है देखो। पहला रूल ये है, कॉन्वेक्स लेंस में बात करूं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस में बात करूं, तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस से पास होने के बाद ऑप्टिक एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को, ऑप्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से। लेकिन बेटा लेंस में दो फोकस होते हैं, मिरर में फोकस एक ही होता है, लेंस में दो फोकस होते हैं। ये जो फोकस है इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस। लेंस में फोकस दो होते हैं, बताऊंगा मैं कैसे अभी। पहला फोकस जो मैंने बताया है कि अगर रे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकस। लेकिन मेन फोकस यही होता है जिसकी हमेशा हम बात करते हैं कि रेज अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? इसी बनेगी। अगर रेज ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो कहाँ पे कन्वर्ज होंगे? इसी पे होंगे। तो दिस इज द मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस नाम है इसका। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से पास करे और रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये दूसरा फोकस, ऐसे कहते हैं फर्स्ट फोकस। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस। मतलब लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है। मिरर में केवल एक साइड होता था फोकस, R/2 पे। मिरर में केवल एक ही फोकस होता था बस मिरर में, लेकिन लेंस में फोकस दो होते हैं। एक फोकस कौन सा है? जब रे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो किस पॉइंट से पास करेगी? वो होता है मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस नाम है उसका। दूसरा, जब रे उस पॉइंट से पास करने के बाद जब जाए तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दिस इज फर्स्ट फोकस। क्या दोनों पॉइंट क्लियर हैं? और इसी चीज को जब कॉनकेव में ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव लेंस में, तो ये कॉनकेव लेंस है, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, डाइवर्ज हो गई, एक्सटेंड करने पे जहां मिली, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस। प्रिंसिपल फोकस इधर है तो फर्स्ट फोकस कहाँ होगा? राइट में। तो फर्स्ट फोकस ये रहा कि अगर कोई रे ऐसे आए जो एक्सटेंड करने पे फोकस से पास कर रही हो तो रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से दोनों डायग्राम को देख लो और समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। लेंस में दो फोकस होते हैं, हम नाम देते हैं फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। क्या क्लियर हो चुकी है बातें? बेटा अगर ये ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो मिरर से रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कट करती है या जिस पॉइंट से आती हुई लगती है, वो प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस होता है। और दूसरा, जिस पॉइंट से पास करने के बाद पैरेलल हो जाती है, वो फर्स्ट फोकस होता है। दोनों अलग अलग है बेटा। क्लियर है? यस। तीसरा रूल है, अगर कोई रे मिरर के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाए तो इट गोज अनडेविएटेड। तीसरा रूल है, इफ ए रे गोज या पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट गोज अनडेविएटेड, इधर भी और उधर भी, दोनों में। बोलो क्लियर? अब बेटा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मिरर में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन हमने, सेम टू सेम यहाँ पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन
बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल ऑब्जेक्ट, केवल रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल ऑब्जेक्ट, जैसे उसमें तो क्या करते थे, एफ और सी की बात करते थे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की। यहाँ पे ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एफ और 2f की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे f बनाया 2f बनाया, उधर भी f बनाया 2f बनाया। दोनों तरफ क्यों बना रहा हूँ f 2f? क्योंकि दोनों तरफ फोकस होते हैं। इधर लेंस में फोकस दोनों तरफ होते हैं, इधर भी होता है इधर भी होता है, सही है ना। तो f2f इधर f2f। ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, मैं इधर से ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो उधर इमेज बनेगी, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। अगर इमेज यहाँ बनी तो कैसी होगी, रियल, और यहाँ बनी तो वर्चुअल। क्लियर है। अब अलग अलग केसेस बनेंगे, टेबल बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो बेटा एक एक करके सारे केस समझते हैं। पहले मान लो ऑब्जेक्ट रखा हमने इन्फिनिटी पे, पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रे जैसे आई पैरेलल, और कहाँ पे कन्वर्ज हो गई, फोकस पे, मतलब इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। अगर रेज पैरेलल होती लेकिन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, आपस में पैरेलल होते, तो क्या वो फोकल प्लेन में मिलती? भूल गए मिरर की सारी कहानी। तो if rays are parallel to principal axis then they meet at focus, but rays are parallel but not parallel to principal axis then they meet in focal plane। तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। पहले केस में इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। रियल है, कैसी है, रियल। तो इन्फिनिटी पे है तो फोकल प्लेन में बन गई, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरा केस लेते हैं, बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड रख दिया। दूसरा केस 2f के बाहर, 2f के बियॉन्ड रख दिया। ये ऑब्जेक्ट है, एक रे यहाँ से निकली ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास कर गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाली जो अनडेविएटेड चली गई, क्या यही इमेज बन जाएगी? ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बन रही है, f और 2f के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, f और 2f के बीच में। क्लियर है। रियल है, इन्वर्टेड है और देखने में डिमिनिश्ड लग रहा है ना, और रियलिटी में डिमिनिश्ड लग रहा है देखने में। प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो डिमिनिश्ड बनेगी भी, सही है डिमिनिश्ड। तो बिटवीन f, अगर 2f के बाहर रखेंगे तो f और 2f के बीच में बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। क्या पहले दो केस में कोई भी डाउट? पहले दो केस में कोई भी? अब मिरर, जिस बच्चे को मिरर का डायग्राम याद है, मिरर में अच्छे से जिसने रे डायग्राम बनाया था, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही कहानी लगभग चल रही है। वहाँ पे रिफ्लेक्शन करते थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है। तीसरा बेटा देखते हैं, एट 2f। तीसरा है 2f पे ही रख दो। चलो तीसरा देखते हैं। ये लेंस यहाँ 2f पे रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास कर गई, दूसरी से ऑप्टिकल सेंटर से ये आ गई। इमेज कहाँ बन गई, 2f की इमेज 2f पे बन गई। 2f की इमेज कहाँ बन गई, 2f पे। सेम रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। तो तीसरा 2f पे बन गई, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। क्लास के बाद सारे रे डायग्राम खुद से बना के देखोगे 2 बार। ये टेबल तुम्हें समझ के याद हो जानी चाहिए, रटना नहीं है टेबल को। टेबल तुम्हें समझ के, रे डायग्राम तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जैसे ही पूछे बियॉन्ड 2f, तुरंत तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए। कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायग्राम दिमाग में बन जाना चाहिए तुरंत। 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, समझ के याद हो जाएगा।
फोर्थ, बिटवीन एफ एंड 2f। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो, एक रे गई फोकस से पास कर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल गई, ये इमेज बन गई। इमेज बनी बियॉन्ड 2f, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोर्थ हो गया, देखो ये। फिफ्थ है फोकस पे रख दो, फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देंगे, एक रे गई ऐसे निकल ली, दूसरी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आ गई, ये तो मिल ही नहीं रहे। मतलब इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज बनी इन्फिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी। सिक्स्थ बात करें, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ और ओ के बीच। अगर एफ और ओ के बीच ऑब्जेक्ट रख दोगे, रे गई ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर से, इधर तो मिलेंगी नहीं, एक्सटेंड करके पीछे मिलाया, ये बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। तो बोलेंगे इमेज कहाँ बनी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। कितना आसान है। अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो कॉन्वेक्स लेंस की कहानी किससे मैच करती है मिरर में? कॉनकेव मिरर से। इतनी बात जिस बच्चे ने समझ ली ना, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आराम से रे डायग्राम सारे बना लेगा, सारे केसेस याद भी हो जाएंगे बहुत जल्दी उसे। कि कॉन्वेक्स लेंस की कहानी मैच करती है कॉनकेव मिरर से, सिमिलरली कॉनकेव लेंस की कहानी मैच करेगी कॉन्वेक्स मिरर से। कोई डाउट इसमें? बोलो। ये टेबल तुम्हें मैंने बताया समझ के याद हो जानी चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। हाईली डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज है तो मतलब याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड में तो नहीं बता पाएंगे डायग्राम से। बेटा हाईली डिमिनिश्ड कब बनती है? जब इन्फिनिटी हो जाए तभी तो बनती है हाईली डिमिनिश्ड। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में तो डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड ही बनेगी बस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या इमेज इन्फिनिटी पे हो तभी हाईली डिमिनिश्ड या हाईली मैग्नीफाइड आता है। क्लियर ना? और सिंपल सा लॉजिक है, देखो यार, अगर u बड़ा है v से, u और v मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, अगर v बड़ा है, मान लो v ज़्यादा है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज, क्योंकि मैग्निफिकेशन में v अपॉन u टर्म आती है ना। तो अगर इमेज दूर बन रही है ऑब्जेक्ट से तो एनलार्ज होगी, इमेज पास बन रही है ऑब्जेक्ट दूर है तो छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। क्लियर है? अब तो बेटा देखो, मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस की कहानी कॉनकेव मिरर से मैच कर रही है। यही सेम चीज़ वहाँ भी लिखी थी कि कॉन्वेक्स लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, रियल की वर्चुअल भी बनाता है, वर्चुअल की रियल भी बनाएगा, लेकिन वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाएगा। यही सेम काम कॉनकेव मिरर भी करता था। और तुम्हें ये भी याद होगा, मैंने इतना भी बताया था कि जब नेचर सेम होता है, रियल से रियल, वर्चुअल से वर्चुअल, तो इन्वर्टेड बनती है, और जब नेचर चेंज होता है तो इरेक्ट बनती है। तो रियल से रियल बनी इन्वर्टेड, रियल से वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल से रियल इरेक्ट। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये कॉनकेव लेंस है। पहले मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, रेज आई पैरेलल, डाइवर्ज हो गई यहाँ फोकस पे, मतलब इमेज बनी फोकस पे, लेकिन कैसी? वर्चुअल। कैसी बनी? वर्चुअल। तो पहला केस
जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनी, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? दूसरा है और कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, एनीवेयर एल्स। दूसरा है ये मान लो कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया, कहीं भी रख दो आप, कहीं भी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ रख दिया मैंने। रे ऐसे गई, ऑप्टिक एक्सिस से पैरेलल डाइवर्ज हो गई, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ तो अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो बेटा यहाँ जब मिले ये इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। तो बिटवीन एफ एंड ओ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो, तुम्हें पुराना थोड़ा सा भी अगर याद हो, तो तुम ये समझ पाओगे, ये बोल पाओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे कि सर कॉनकेव लेंस की कहानी कॉन्वेक्स मिरर से मैच करती है। आगे बढ़ें। भाई सेम चीज, कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल की रियल बनाता है, वर्चुअल की वर्चुअल बनाता है। नेचर सेम, वर्चुअल टू वर्चुअल तो इन्वर्टेड, वर्चुअल से रियल इरेक्ट, रियल से वर्चुअल इरेक्ट। कोई डाउट यहाँ पे? अब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अगर तुम स्कूल जाओगे, स्कूल जा रहे हो? स्कूल ऑफलाइन चल रहा है? सर मंडे को? अच्छा वैकेशन चल रही है, बहुत बढ़िया। तो जब तुम स्कूल जाओगे तो हो सकता है स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें कराया भी जाए, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये स्कूल में कराते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। समझ लो थोड़ा सा। ऑप्टिकल बेंच तुमने देखी है लैब में? ऑप्टिकल बेंच, एक बेंच होती है, एक बेंच होती है जिसमें बीच में एक रॉड लगी होती है, रॉड, एक रॉड या दो रॉड, कितनी भी डिपेंड करता है, दोनों कितनी भी हो सकती हैं। एक बेंच होती है जिस पे दो रॉड लगी है, मान लो रॉड स्टील की, और उसके ऊपर अपन मिरर को, लेंस को स्लाइड कर सकते हैं। ये मार्किंग्स होती है, मार्किंग्स होती हैं, स्केल लगा होता है उस पर। एक लंबी रॉड होती है, एक लंबी बेंच होती है जिसमें स्केल लगा होता है, मार्किंग्स होती हैं, और उसके ऊपर स्टैंड पे हम मिरर लेंस को रख के स्लाइड कर सकते हैं, है ना? हाँ, उसमें से तो एक्सपेर उसी पे करोगे तुम एक्सपेरिमेंट। जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसी बेंच का तुम यूज करोगे। तो मान लो ये एक बेंच है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट है HO। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? HO। और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच दूरी है कैपिटल D। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच दूरी कितनी है? कैपिटल D। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, एंड HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, एंड HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सुनना, हमारे पास एक लेंस है, अभी बीच वाला पूरा भूल जाओ, हमारे पास एक लेंस है, लेंस को हम यहाँ से लेके चले, हम यहाँ से लेके चले, ये ऑब्जेक्ट है, और लेंस को यहाँ से लेके चले आगे, और स्क्रीन पे देख रहे हैं हम देख कहाँ रहे हैं? स्क्रीन पे। यहाँ से लेके चले 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 स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ आ गए। जब लेंस यहाँ आ गया तो हमने देखा इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पे दिख रही है।
जब लेंस को हम यहाँ ले आए तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे बन रही है। बोलो क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज स्क्रीन पे बन रही है H1। अच्छा, इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? डायग्राम में देख के बताओ। अगर ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, वो स्क्रीन है, तो इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? बड़ी बड़ी। अरे V बड़ा है, U छोटा है, V बड़ा तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, मतलब इमेज बड़ी। डायरेक्ट रिलेशन है U और V में। अगर V बड़ा तो इमेज बड़ी, अगर U बड़ा तो ऑब्जेक्ट बड़ा। सिंपल सी बात है। तो अगर इमेज बड़ी बन गई H1 हाइट की, बोलो बेटा क्लियर? मान लो ये दूरी x है और ये दूरी y है, मतलब x प्लस वाई बराबर d हो गया। x प्लस वाई बराबर कैपिटल D हो गया। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? कैपिटल D। हमने इस लेंस को और आगे शिफ्ट किया, हमने इस लेंस को और आगे शिफ्ट किया। एक और ऐसी पोजीशन मिली जब ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे दिख रही थी। एक और ऐसी पोजीशन मिली जब ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे दिख रही थी। इस बार छोटी बनेगी बड़ी बनेगी? छोटी बनी। ये छोटी, तो छोटी बनी, येलो वाली, येलो H2 हाइट की बनी। बोलो क्लियर? और बेटा एक चीज लॉजिक से समझो कि पहले ये x था, ये y था, अब क्या होगा? ये वही उल्टा हो जाएगा ना। क्योंकि वैसे सोच के देखो ना कि अगर u और v को इंटरचेंज कर दें तो भी तो इमेज बनेगी वही ना। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है तो अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या इसकी इमेज वही बनती? यस। मतलब अगर u को v बना दें तो v क्या बन जाता है? u। बात समझ में आ रही है? तो उसमें पहले ये x था, अब ये x हो जाएगा, पहले वो y था, अब ये y हो जाएगा। मतलब कितने लेंस हैं यहाँ पे? लेंस कितने हैं? लेंस एक ही है। 1 2 क्या लिखा है मैंने? एक ही लेंस की वजह से 2 बार इमेज बन रही है यहाँ पे स्क्रीन पे। देयर आर 2 पोजिशंस ऑफ लेंस फॉर विच इमेज इज ऑब्टेन्ड और इमेज इज सीन ऑन द स्क्रीन। सर जो सेकंड लेंस जहाँ का पोजीशन है, जो H2 है, वो स्केल डाउन होगा ना? मतलब जैसे मतलब जो ओरिजिनल रेशियो था हाइट, मतलब वही मैग्निफिकेशन तो सेम होगी ना? मतलब रेशियो वही। मैग्निफिकेशन सेम नहीं होगा बेटा। अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करता हूँ क्या होगा। अभी मैग्निफिकेशन सेम नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और अगर इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रख दो तो इमेज 10 पे बन जाएगी। ये तो बोल सकता हूँ ना? यस। इसमें कोई डाउट बेटा? जिन लेंस की जिन 2 पोजीशंस के लिए इमेज स्क्रीन पे मिली, उनके बीच की दूरी को मैंने बोल दिया स्मॉल डी। ऊपर देखो, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ लेंस फॉर विच इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड H1 एंड H2 आर हाइट ऑफ इमेजेज। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? सारी टर्म्स क्लियर हो गई? कैपिटल D, स्मॉल डी, HO, H1, H2, सारी टर्म्स क्लियर हैं? और फिर ये डायग्राम क्लियर है। इतना पार्ट क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। सही है? x प्लस वाई किसके बराबर है? कैपिटल D। x प्लस वाई कैपिटल D के बराबर है। अच्छा, स्मॉल डी को कैसे लिख सकते हो? स्मॉल डी को x और y के टर्म में कैसे लिख पाओगे बताना? y माइनस। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक y है और ये x है, तो ये कितना बचा? y माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर है? स्मॉल डी के बराबर। ये रख दिया। x प्लस वाई कैपिटल D है, y माइनस एक्स स्मॉल d है। 1 और 2 को सॉल्व करके हमने x और y निकाल लिया। x की वैल्यू आ गई d माइनस डी बाई 2, y की वैल्यू आ गई d प्लस डी बाई 2। यहाँ तक क्लियर? पर हम ये
स्मॉल डी कैसे लाएंगे? क्या बेटा? कैपिटल डी तो हमें फिक्स से पता है, लेकिन स्मॉल डी की वैल्यू कैसे रखेंगे एक्स और वाई के? स्मॉल डी को हम स्केल से मेजर कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटली जब हम करेंगे तो हम स्मॉल डी। हाँ, अभी तो बेटा रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं, बाद में बताऊँगा क्या करते हैं, अभी तो रिजल्ट निकालना है। अब बेटा पोजीशन 1 के लिए बात करो, लेंस की पोजीशन 1 के लिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो राइट में पॉजिटिव, तो लेंस इसके लिए u रखोगे -x, u क्या रखोगे, और v क्या रखोगे, y, u रखोगे -x, v रखोगे y। फॉर पोजीशन 1 u -x v y, और लगा दिया लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो 1/y माइनस 1/-x बराबर 1/f। बोलो क्लियर? x और y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, x की वैल्यू भी रख दो, y की वैल्यू भी रख दो, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। फोकल लेंथ निकालनी है फाइनली, तो फोकल लेंथ सॉल्व करके क्या आ रही है मुझे बता दो। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। 4d बिल्कुल सही है। यस सर, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d। 4d सही है, ठीक है। तो बेटा हमने x और y की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये फॉर्मूला हमें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में यानी जेईई मेन में भी आ जाता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ हो गई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। कैपिटल डी क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी जो कि फिक्स कर दी हमने। स्मॉल डी क्या है, लेंस की दो पोजीशंस के बीच की दूरी जो कि हम स्केल से मेजर कर लेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इसलिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर है बच्चों? यस। अब बेटा मैग्निफिकेशन m बराबर HI/HO होता है, HI/HO। तो पहले वाले केस के लिए HI हो जाएगा -H1, HI क्या हो जाएगा -H1 और ये +HO। तो पहले वाले केस के लिए मैग्निफिकेशन m1 लिखोगे -H1/HO बराबर v/u होता है। तो पहले वाले केस के लिए v हो गया y और u हो गया -x। दूसरे केस के लिए m2 बराबर HI हो गया -H2/HO बराबर v हो गया x और u हो गया -y। यहाँ तक क्लियर है? सर ऐसे सोच सकते हैं कि जितना बड़ा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट की पोजीशन होती उसके हिसाब से जितना बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट उसी के मतलब वही उसी रेट से, हाँ उसी फ्रैक्शन में छोटा है। जो h2 है उतना ही हाँ सही है। m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस आ गया, h1 h2 अपॉन HO का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आ गया। मतलब तुम्हें याद रखना है कि m1 इंटू m2 1 होता है। दूसरा h1 h2 बराबर HO का स्क्वायर यानी HO बराबर √h1 h2 होता है। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे इस केस के। पहला फॉर्मूला f बराबर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, दूसरा m1 m2 बराबर 1 और तीसरा HO बराबर √h1 h2। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इस पे फॉर्मूले बेस्ड आ जाते हैं, बोर्ड में भी जेईई मेन में भी। बाकी हमने पूरा एक्सप्लेन तो कर ही दिया, अगर कोई घुमाऊ क्वेश्चन आए तो भी कर लेंगे हम लोग। लॉजिक तो समझ में आ ही गया कैसे करना है। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे मान लो बेटा एक ये लेंस है, दूसरा ये लेंस है, तीसरा ये लेंस है। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f3 है। बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं तीनों लेंस, इनके बीच में सेपरेशन नेग्लिजिबल है। इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है। लेंसेज बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, सेपरेशन इज नेग्लिजिबल। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहाँ का मतलब दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। हम इन तीनों को हटा के एक सिंगल लेंस बनाना चाहते हैं, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। उसकी फोकल लेंथ को बोलूँगा f इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो बेटा लॉजिकली सोचें कि अगर यहाँ से कोई रे जाती है तो पहले इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इससे जाना पड़ेगा, फिर इससे जाना पड़ेगा। मतलब जो इक्विवेलेंट पावर होगी क्या वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी, तीनों काम करेंगे। लॉजिकली सोचें, फोकल लेंथ ऐड मत कर देना, ये मत बोल देना सर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर है f1 प्लस f2 प्लस f3, नहीं वो गलत है वो तो पावर देखना, पावर इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम यानी P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो P इक्विवेलेंट को लिख दूंगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f1 f2 f3 को सबको साइन के साथ रखना है। तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सबको साइन के साथ रखना है। बोलो बेटा कोई डाउट? आगे बढ़े। देखो अब एक चीज ध्यान सुनना, मैंने बोला 3 लेंस रखे थे ऊपर। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि यहाँ म्यू, यहाँ म्यू, यहाँ पे ऐसे मान लो ये μ1 है, फिर ये μ2 है, μ3 है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है मान लो कई बार। तो हम इसको भी इस तरह से सोच सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें 3 लेंस डायरेक्टली नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो लेंस है इसको अलग से दिखा दो, μ1 का लेंस, ये वाला लेंस μ2 का लेंस, ये μ2 का लेंस, तीसरा μ3 का लेंस, ये μ3 का लेंस। तीनों को अलग अलग दिखाओ या ऐसे दिखाओ, एक ही बात है दोनों। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का इक्विवेलेंट सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कभी ऐसा सवाल आए तुम्हारे सामने, तुम उसको ऐसे कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी सही है। कोई डाउट बोलो इसमें? सर लेकिन पावर तो बदल गई ना, इक्विवेलेंट पावर। बेटा ये न्यूमेरिकली सॉल्व करके आता है, बट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल केस है कि इस सिस्टम को, दिस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑल्सो, दोनों सेम ही है। जबकि तुम्हें क्या लगेगा कि सर जब यहाँ से रे जा रही थी तो उसका रिफ्रैक्शन तो कितनी बार हुआ, एक यहाँ से हुआ, 2 3 4। जब यहाँ से रे जा रही थी तो उसका रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 4 बार। लेकिन जब यहाँ से रे जाएगी तो उसका 2 4 6, 6 बार हो जाएगा। सर यहाँ तो रिफ्रैक्शन 4 बार हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन 6 बार हो रहा है, सेम कैसे हो गए? तो वही मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये दोनों सेम सिस्टम हैं। तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की बजाय, मतलब इसको तुम इस तरह से बना के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं। अरे 3 लेंस अलग अलग रखे हों या 2 लेंस रखे हुए तो पढ़ चुके हैं ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम ऐसे डायग्राम बना सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर, इसको अलग कर, तीनों को अलग कर लिया। फिर बोलो इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब बोलो डाउट बेटा। नहीं बेटा, म्यू अलग है, फोकल लेंथ अलग अलग है ना, तो म्यू भी अलग हो सकता है। मैं तो फोकल लेंथ से मतलब है, म्यू अलग हो सेम हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है?
बाकी सबका म्यू सेम हो गया तो फिर लेंस किस, फिर अलग अलग लेंस क्या है, तो एक ही बात हो गई ना वो। तो म्यू अलग अलग है तो फोकल लेंथ भी अलग अलग है। सर जो आपने बताया कि अभी ये सेपरेट करके लिख सकते हैं सर, इसमें प्रैक्टिकली ये असम्पशन होगा ना कि जो गैप है वो बहुत छोटा है, जैसे हाँ बेटा, इस फॉर्मूले में यही एजम्पशन है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लेंस बिल्कुल पास पास में रखे हों, उन लेंस के बीच में कोई गैप ना हो। यस। अगर तीनों के म्यू सेम होंगे तो बेटा तीनों के म्यू सेम हो गए तो फिर अलग लेंस क्यों बोलूंगा, तीनों सेम ही लेंस हो गए, सबको हटा के एक लेंस बन गया। तीनों का म्यू सेम हो गया तो अंदर वाला मीडियम तो पूरा एक ही हो गया ना। ऐसे समझ तो फिर बाउंड्री क्यों आएगी बीच में, ये बाउंड्री क्यों आएगी, ये बाउंड्री क्यों आएगी फिर? यस। क्लियर है? सवाल देखें। ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये जो वाइट से बना हुआ है, वाइट से? कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलो या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलो। इसका म्यू 3 है, बाहर का इधर का म्यू 1 है। हमने ऊपर पानी भर दिया इसमें, या बोलो कि हमने कोई लिक्विड भर दिया इसके ऊपर, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। नीचे वाले का रेडियस 60, बीच वाला इसका रेडियस 120। यहाँ से 90 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ भी एयर उधर भी एयर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? बस सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये सोचो बस। सर वाटर वाले पोर्शन को भी लेंस मान लें। हाँ 2 लेंस बना लेना, भी उसका नेगेटिव इफेक्टिव इंडेक्स है, मतलब 2 लेंस बना देंगे ना इसके। बोलेंगे एक लेंस भाई ये है, अलग से लेंस बना दिया, एक लेंस ये है जिसका म्यू 2 है और वो मीडियम 1 में रखा हुआ है। अच्छा, म्यू जब 2 लेंस को अलग हटाओगे, जब 2 वाले लेंस को अलग हटाओगे, दोनों तरफ मीडियम 1 1 बनाना उसके। तुम सेपरेट कर रहे हो बीच से थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है? तुम यहां से थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हो बीच में, तो बीच में क्या आएगा? उनके एयर, जो बगल वाला मीडियम वो आएगा बीच में। ऐसे ही नीचे वाले का 3 वाला लेंस अलग बना लिया, क्या 2 लेंस बन गए? बोलो क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूले से इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, f1 f2 आ जाएगा, f इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, और फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लगा के आंसर आ जाएगा। कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछो इसमें। बोलो बेटा क्लियर है? हाँ चलो सॉल्व करके जो भी आए, मेथड समझ में आ गया? अब बेटा अगर 2 लेंस के बीच में कुछ दूरी हो, अगर 2 लेंस के बीच में कुछ दूरी आ जाए तो फिर क्या 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वैलिड होगा क्या? बोलो। नहीं, अगर 2 लेंस है, लेंस 1 लेंस 2, अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन d है तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f इक्विवेलेंट वैलिड। इसके लिए एक फॉर्मूला है अलग से, वो तुम्हें याद करा रहा हूं मैं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर 2 लेंस के बीच सेपरेशन नहीं होता, सेपरेशन 0 होता तो ये लास्ट वाली टर्म नहीं आती। बट अगर 2 लेंस के बीच सेपरेशन d हो जाए तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, वेयर f1f2 इक्विवेलेंट विल बी केप्ट विद साइन। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट बेटा क्लियर है यहां तक? सर हाँ 3
लेंस और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? तो बेटा नहीं लगा पाएंगे फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इनफैक्ट फॉर्मूला बनाना भी नहीं फिर हमें, इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, आसान नहीं डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन है इसका। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक डाउट बताता हूँ क्या है, मान लो ये 3 लेंस हैं, इन 3 लेंस, ये 3 लेंस यहाँ रखे हुए हैं, इन 3 लेंस को हटा के मुझे वो इक्विवेलेंट लेंस लगाना है, कहाँ रखूँगा उसको कहाँ रखना चाहिए, यहीं रख दूंगा वापस हटा के। इन 3 लेंस को हटा के जो इक्विवेलेंट लेंस लाऊंगा उसको कहाँ रखूंगा, यहाँ रख दूंगा इसकी जगह पे। अच्छा इधर आ जाओ, इन 2 लेंस का तुमने इक्विवेलेंट लेंस बना लिया, उस इक्विवेलेंट लेंस को कहाँ रखूं, इनके बीच में आएगा नहीं, ये भी तो प्रॉब्लम है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। इन दोनों को हटा के जो इक्विवेलेंट लेंस बना, उस इक्विवेलेंट लेंस को कहाँ रखना है उसका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बोला कि जरूरत नहीं है उसकी। मैं तुम्हें सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं कि जब ऐसा सवाल आए और तुमसे अगर एफ इक्विवेलेंट पूछे तो ही तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या पूछे, सिस्टम का एफ इक्विवेलेंट, तो ही तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर सवाल ऐसा आता है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं यहाँ पे, बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो गलती से भी इस फॉर्मूले के बारे में मत सोच लेना। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले से तुम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो निकाल लोगे, लेकिन तुम ये नहीं बता पाओगे कि सर उस इक्विवेलेंट को रखूँ कहाँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, उसको पता ही नहीं है तुम्हें। तो ये फॉर्मूला केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, जब क्वेश्चन ही हमसे यही पूछा जाए कि एफ इक्विवेलेंट निकालो। तो फिर उसको कैसे करोगे, अगर ऑब्जेक्ट देके पूछ लिया कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, उसको कैसे करोगे फिर? 2 बार रिफ्रैक्शन कर दोगे। अरे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले इससे रिफ्रैक्शन कराओ, इसकी इमेज बना लो, जो इसकी इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर उससे इमेज बना लो। बात समझ में आ रही है कहाँ पे कैसे काम करना है? सर मैं ये हाँ हाँ तो एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बेटा नहीं है, फॉर्मूला नहीं है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मेथड बता देता हूँ। मेथड क्या है, फोकल लेंथ का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हो तो कहाँ पे कन्वर्ज होंगे, ये तो होता है फोकल लेंथ, है ना। लेकिन फॉर्मूला फिर भी नहीं निकाल पाओगे, नहीं बता पाओगे फॉर्मूला, इम्पॉसिबल है, मतलब तुम उसके लिए बहुत खतरनाक डेरिवेशन हो जाएगा, नहीं बता पाओगे फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला केवल 2 का है, इसलिए वही याद करा रहा हूं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ी सारी कहानी, उसमें लेंस के दोनों तरफ मीडियम कैसा था, सेम। लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम था, तभी तो वो क्या बोलते हैं, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला वैलिड था, 1/f इक्वल टू म्यू r माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, तभी तो वैलिड है। व्हाट इफ मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस आर डिफरेंट? अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम ही अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये एक लेंस है, इसका रेडियस r1, इसका r2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका μ1, इसका μ3, मतलब दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, तो बेटा जब ऐसा डायग्राम होगा, जब दोनों तरफ मीडियम अलग अलग होगा, तो गलती से भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज मत कर लेना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में एक कंडीशन बिल्कुल स्पेसिफाइड थी कि तभी यूज करना है जब दोनों तरफ मीडियम कैसा होगा, सेम होगा। और देखो अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो मैंने इसको μ1 बोला है, इसको μ2 बोला है, इसको μ3 बोला है। अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही होती तो जो सबसे पहला मीडियम है उसको 1, बीच में 2, फिर 3 ऐसे बोलता। बात समझ में आ रही है? अब फॉर्मूला सुन लो। फाइनली रेज किस मीडियम में चली जाएंगी, μ3 में, तो μ3/v माइनस, सबसे पहले μ1 में है इंसिडेंट रे, तो माइनस μ1/u,
μ3 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर, अब पहले इससे काम होगा तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस फिर इससे काम होगा μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है u v R1 R2 सबको साइन के साथ। फॉर्मूला ध्यान से समझ के याद कर लो, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फॉर्मूला ध्यान से देखो, लॉजिक बनाओ, याद करो उसको। ये तो सिंपल है, सिंपल लॉजिक बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? बोलो बेटा, फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला μ3 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन R2, साइन के साथ रखना है। सवाल देखो, ये लेंस है, इसका μ4 दोनों तरफ, इधर μ2 उधर 3, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 120 सेंटीमीटर पे, ये 60 सेंटीमीटर वो 90 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सॉल्व करो। देखो μ1 की जगह 2, μ2 की जगह 4, μ3 की जगह 3, इधर पॉजिटिव होगा, R1 की जगह -60, R2 की जगह +90, U की जगह -120। क्लियर है? सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। फॉर्मूला है μ3 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3, यह फॉर्मूला है। μ3 अपॉन वी तो 3 अपॉन वी माइनस μ1 2, U की जगह -120, 4 माइनस 2 अपॉन -60 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 90। सॉल्व करेंगे, V की वैल्यू आएगी -540 अपॉन 11। क्लियर है? यस। कोई भी डाउट तो पूछो इसमें। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो जो गलती तुम कर सकते हो वो है साइन कन्वेंशन। मोस्टली बच्चे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन नहीं गलती करते हैं, बस वही ध्यान से तुम्हें देखना है एक एक चीज़ का साइन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक लेंस दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इधर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इधर का μ6 उधर का μ3। इसका फोकल लेंथ पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या करोगे सोचो पहली चीज़ तो। बेटा यहाँ पे दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, जब दोनों तरफ मीडियम सेम होता है तो फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि रे कहाँ से आ रही है। लेकिन जब दोनों तरफ म्यू अलग अलग है, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे फोकल लेंथ डिपेंड करती है। मतलब इधर से निकालेंगे तो फोकल लेंथ अलग आएगी और इधर से निकालेंगे तो फोकल लेंथ अलग आएगी। अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो दोनों तरफ से फोकल लेंथ की वैल्यू अलग अलग आएगी। करके देखते हैं, ट्राई करो लेफ्ट से, पहले लेफ्ट से ट्राई करो। अच्छा, निकालोगे कैसे फोकल लेंथ? मतलब फॉर्मूले में u की जगह इन्फिनिटी रखने पे जो v मिलता है वही फोकल लेंथ होती है। ये तो बताया था। यस। जो फॉर्मूला है उसमें u की जगह इन्फिनिटी रख दो तो v जो मिलता है वही फोकल लेंथ होती है। सॉल्व करो। -360 देखते हैं बेटा। पहले लेफ्ट साइड से निकालो 1। हाँ सही है। केस 1 की बात कर रहे हैं, व्हेन रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। केस 1 की बात कर रहे हैं जब रे लेफ्ट से जा रही हैं। तो बेटा फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे तो μ3 अपॉन वी 6 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू की जगह इन्फिनिटी रख दिया, बराबर 2 माइनस 3 अपॉन 60 प्लस 6 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी, इसका रेडियस इन्फिनिटी। सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू आ रही है -360, u इन्फिनिटी रखने पे जो v मिलता है क्या वही फोकल लेंथ भी होती है, तो फोकल लेंथ आ गई -360।
मतलब इधर से चले तो फोकल लेंथ आ गई -360। अब इधर से चलो एक बार, इधर से निकाल के देखो, इधर से क्या आ रही है फोकल लेंथ? -180 आ रही है। ठीक है, देखते हैं। अगर बेटा इधर से चलेंगे तो डायरेक्शन इसके हिसाब से रखना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ उसके हिसाब से रखना, ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा, मतलब μ1 μ2 μ3। तो जब रेज राइट से इंसिडेंट होंगी तो लास्ट वाला मीडियम ये है, तो 3/v 3/v -6/∞ बराबर 2 -6/∞ प्लस 3 -2 -60। इधर पॉजिटिव होगा तो उधर नेगेटिव -60। बस सॉल्व करेंगे, u का v की वैल्यू आ रही है -180, मतलब फोकल लेंथ हो गई -180। इसका मतलब ये है फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज डिफरेंट। क्या समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़े। अब एक मजेदार फॉर्मूला बता रहा हूं। अभी तक तो तुम क्या देख रहे थे, लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग अलग था। अब ये तो बहुत सारा, ये देखो ये लेंस, ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब μ1 μ2 μ3 μ4 μ5। अगर इसमें तुम इसको लेंस में तोड़ोगे, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, फिर कफ की फोकल लेंथ अलग अलग निकालोगे, फिर 1/v -1/u 1/f करोगे, हालत खराब हो जाएगी, बहुत लंबी सवाल हो जाएगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला भी है एक, जो कि एक लाइन में आंसर ले आएगा, और याद करना भी बहुत आसान है उसको। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं तो फाइनली रेज किस मीडियम में चली जाएंगे? μ5 में। तो μ5/v माइनस इनिशियली इसमें है μ1/u बराबर, अब एक एक पे चलते जाओ, μ2 -μ1/r1 प्लस μ3 -μ2/r2 प्लस μ4 -μ3/r3 प्लस μ5 -μ4/r4। इतना आसान फॉर्मूला है। यू रखो, अपने आप v मिल जाएगा एक लाइन में सॉल्व करने पे, हमें अलग अलग फोकल लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बोलो? कितना आसान फॉर्मूला है, याद करना कितना आसान है इसको, लेकिन बहुत काम का फॉर्मूला है। अच्छे क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में बहुत काम आता है। तो अगर किसी लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम हुआ बीच में, हाँ है? हाँ बेटा, अब यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था अभी, कि जो हमने ऊपर केस पढ़ा था, मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। इसको ये समझ में आ गया सबको? ये क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा आई थिंक। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। हमने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला केस जो हम पढ़ रहे थे, दोनों तरफ मीडियम सेम है। अरे क्या दिक्कत है, हम वही फॉर्मूला यहां भी तो लगा सकते हैं। μ/v माइनस μ/u बराबर μ1 -μ/r1 प्लस μ2 -μ1/r2 प्लस μ3 -μ2/r3। फिर लास्ट में ये क्या दिक्कत है? अरे अगर इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, अगर इस फॉर्मूले में μ1 μ5 बराबर हो भी जाए तो भी क्या दिक्कत, तो भी लगेगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मतलब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वहां भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां भी। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक बोलो? नो सर। चलो तो यहीं पे स्टॉप करते हैं आज, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने पहले का रिवाइज नहीं किया है ऑप्टिक्स में, जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज कर लो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा आगे। रिवाइज करो पुराना सारा ऑप्टिक्स का, जितना पढ़ा दिया है, ठीक है? स्कूल में ऑप्टिक्स का
प्रैक्टिकल कराया गया था, उसमें पैरेलैक्स चेक करके फोकस डिटरमाइन करना था, तो सर वो भी आएगा क्या लेंस का? वो तो बेटा नहीं, वो तो जरूरत नहीं, वो तो बहुत आसान है, उसमें क्या जरूरत, मतलब वो तो मैथमेटिकल थोड़ी है कुछ। अच्छा ओके, है ना, हाँ वो तो सिंपल ऐसे ही कर सकते हो पैरेलैक्स से तो। ओके सर। ठीक है। पैरेलैक्स तो इसमें भी लगाते हैं, पैरेलैक्स तो सिंपल टेक्निक, वो तो इसमें भी यूज करेंगे, जब तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे इसमें भी पैरेलैक्स चेक करोगे, पैरेलैक्स से एरर हो जाती है, इसमें भी करते हो वो चेक तो। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू।